गुड मॉर्निंग क्लास 10। ये चैप्टर है पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। पावर मतलब सत्ता और शेयरिंग दैट मीन्स बांटना, सत्ता को बांटना। सत्ता को बांटने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक कंट्री में 4 लोग रूल करने लगे और आपस में सत्ता वहाँ बांट ली, ये नहीं है। ये पावर शेयरिंग का मतलब है यहाँ पर पावर को किसी गवर्नमेंट के द्वारा पावर को अलग अलग लेवल पे बांटना। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे डेमोक्रेसी में हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो 3 भागों में बटा हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि काम बटे रहें और प्रत्येक एरियाज के कामों को करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा हमारी जो देश में सरकार होती है उसको भी 3 लेवल पे बांटा जाता है। यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो पूरे देश में रूल करता है। सब स्टेट का अपना अपना एक गवर्नमेंट होता है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट में आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है हमारे डेमोक्रेसी का, वो कहलाता है लोकल गवर्नमेंट। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट को एक बेटर तरीके से रन किया जा सके, चाहे किसी भी लैंग्वेज को, रिलीजन को, कास्ट को, कलर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग रहें। उनके साथ हमारे डेमोक्रेसी में या किसी भी देश की गवर्नमेंट में किसी भी टाइप का अन्याय ना हो। तो पावर शेयरिंग के टॉपिक पर आने से पहले हम लोग 2 कंट्रीज के बारे में जानेंगे, एक बेल्जियम, एक श्रीलंका। बेल्जियम जहां पे 59% लोग डच बोलते थे, 40% लोग फ्रेंच बोलते थे और रेस्ट 1% लोग जो थे वह दोनों टाइप के लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे। तो वहां पे माइनॉरिटी में था वैसा लोग जो फ्रेंच स्पोक करता था, फ्रेंच बोलता था, और डच स्पोक करने वालों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन सत्ता में कह सकते हो या ज़्यादा शक्तिशाली अमीर ये थे फ्रेंच स्पोक करने वाले लोग, और डच जिनकी संख्या ज़्यादा थी बट वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो सरकार के अंदर भी नहीं थे। तो यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था वहाँ पे इन 2 अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट का। तो 1950 से ही हमेशा से ये डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में ब्रुसेल, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, कि भाई ब्रुसेल पे कब्जा किसका रहेगा, इसको लेकर के दोनों के बीच टेंशन बना रहता था। सेम सिचुएशन आते हैं हम लोग श्रीलंका पे। श्रीलंका जो कि इंडिया के साउथ में स्थित है, ये एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे 74% लोग जो थे वो सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे, 18% लोग तमिल बोलते थे। उस 18% में भी 13% लोग जो श्रीलंका के थे वो श्रीलंकन तमिल कहलाते थे, और 5% लोग जो इंडिया से थे बट वहाँ किसी कारणवश बस गए, वो इंडियन तमिल्स कहलाए। वहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग थे उनका मेन धर्म बुद्धिज्म था। उसके अलावा वहाँ पे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और बहुत ज़्यादा संख्या में क्रिश्चियन, मतलब लगभग 7% वहाँ पे क्रिश्चियन भी पाए जाते थे। तो यहाँ पे बेल्जियम जो चाहता था, बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग पर्सन्स थे वो चाहते थे कि हमारी संख्या ज़्यादा है और हम वहाँ पे मेजॉरिटी हैं तो हमारी सरकार चलेगी। श्रीलंका में भी के सेम सिन्हला का मानना था कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारी सरकार चलेगी। तो इन दोनों देशों में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे जिनकी संख्या ज़्यादा थी, वो चाहते थे कि हमारी सरकार चले। जिनकी संख्या कम थी वो भी चाहते थे कि सरकार में हमारा कुछ हिस्सा रहे। तो इसीलिए ये जो वर्ड आया है पावर शेयरिंग, इस वर्ड का इस्तेमाल बेल्जियम में कैसे हुआ और श्रीलंका में कैसे हुआ, हम इसको जानेंगे। तो श्रीलंका जो कि 1948 में एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, 1948 में यह देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद से ही सिन्हाला
लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों ने अपना पावर वहाँ पे दिखाया कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और हम ही यहाँ पे रूल करेंगे, जिस वजह से उन लोगों ने 1956 में सिन्हाला कम्युनिटी ने, चूँकि उनकी सरकार थी, उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया। इस एक्ट के मद्देनज़र वहाँ पे सिन्हाला को तमिल का ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया और यह तमिल बोलने वाले लोगों के लिए एक डिसरिगार्ड था, उनके लिए असम्मान की बात थी कि उनके लैंग्वेज को कम से कम सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज की संज्ञा देनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया किसको? सिन्हाला को, जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बनने लगे। आपने प्रभाकरण का नाम सुना होगा। प्रभाकरण जो कि LTTE का प्रमुख था, उसने भी जीवन भर जब तक वो जिंदा रहा वह श्रीलंकन गवर्नमेंट से इसी चीज़ को लेकर के वो लड़ता रहा। वह एक अहिंसक आदमी था और अहिंसा की डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं होती है, जिस वजह से बाद में उसे मार गिरा दिया गया था। तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होते थे, कुछ भी होता था वहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क, उसमें सिन्हाला कम्युनिटी को ही ज़्यादा प्रमुखता दी जाती थी वहाँ पे। तो धीरे धीरे श्रीलंकन तमिल्स जो थे वह अपने ही देश में अलग थलग नज़र आने लगे। उनका यह मानना रहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में या कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ के संविधान में हमारा कोई अधिकार नहीं है और हमारा कोई हक नहीं है, जिस वजह से धीरे धीरे उनका सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता चला गया और उन्होंने अपना एक श्रीलंकन तमिल नाम की पार्टी लॉन्च की और तमिल को उसका ऑफिशियल लैंग्वेज माना। और कह सकते हो आप लोग कि उसके बाद से श्रीलंका में कभी भी शांति बहाल नहीं हुई और हमेशा से इस सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयाँ चलती रही है। वो सिविल वार होता रहा है, आज भी वहाँ पर इसी पॉइंट को लेकर के कम्युनिटी बेस्ड दंगे झगड़े लड़ाइयाँ, वो सिविल वार वहाँ पे होता रहता है। अब दूसरा केस आते हैं हम लोग बेल्जियम के ऊपर में। तो श्रीलंका में हमने देखा कि मेजोरिटेरिज्म को ज़्यादा प्रमुखता दी गई कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी की सरकार चलेगी, उसी का वहाँ पे रूल चलेगा। बट बेल्जियम में उसको उस तरीके से नहीं लिया गया। बेल्जियम में उसका एकोमोडेशन किया गया। बेल्जियम में लोगों ने अलग रास्ता अपनाया, उन्होंने एक अलग संविधान किया। इसके अंतर्गत कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यह नियम बना दिया गया कि डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोग जो भी इलेक्शन जीत करके आएंगे, दोनों की संख्या मंत्रालय में इक्वल रहेगी। मतलब जितने संख्या में डच लैंग्वेज को बोलने वाले मंत्री रहेंगे, उसी संख्या में फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले मंत्री रहेंगे। यहाँ पर कोई भी एक कम्युनिटी अपनी सत्ता, अपना पावर नहीं दिखाएगा। उसके बाद सेम सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वहाँ पे सिचुएशन था, वही सिचुएशन वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू किया गया। ये स्टेट गवर्नमेंट में भी जितना मंत्री रहेगा डच बोलने वाला, उतना ही मंत्री रहेगा फ्रेंच बोलने वाला। ब्रुसेल के लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, क्योंकि बेल्जियम में मेन लड़ाई थी ब्रुसेल पे अधिकार को लेकर के। तो बेल्जियम के लिए स्पेशल गवर्नमेंट बनाया गया, जहां पे दोनों कम्युनिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया रूल करने को लेकर के। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in central government। तो जहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने ब्रुसेल में एंट्री दी, किसको? डच स्पीकिंग बोलने वालों को। तो डच स्पीकिंग बोलने वालों ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर दिया, किसको? फ्रेंच बोलने वालों को। और हमारा अगला टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मतलब पावर शेयरिंग का डेमोक्रेसी में जगह क्यों, मतलब पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है। हाँ, तो इसके 2 पॉइंट्स है। पहला,
जो कि प्रूडेंशियल पॉइंट है, विवेकपूर्ण निर्णय है और ये होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी खास करके इंडिया का मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे इसे एक कहा जाता है अनेकता में एकता। हाँ, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, उनके कल्चर्स अलग हैं, तो उनको एक धागे में पिरो के रखने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट दिया है, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, जो कि एक प्रूडेंशियल रीजन है। हाँ, यह पावर शेयरिंग की वजह से, पावर को शेयर करने के वजह से, पावर को शेयर करने के वजह से सभी धर्म के, जाति के, भाषा के, कल्चर के लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज मिलता है, एक अवसर मिलता है कि वो अपने कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करे। कहाँ पे? गवर्नमेंट में, जिससे उन लोगों को भी लगता है कि हमारी संख्या कम है, उसके बावजूद इस देश में हमारा कोई जगह है, हमारा कोई अस्तित्व है, जिससे उन अलग अलग सोसाइटीज़ के बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में झगड़ा होने का या किसी बात को लेकर के मतभेद होने का संभावना बहुत कम रह जाता है। जिस वजह से इसके पीछे एक और रीज़न है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो अपना मनमानी नहीं कर पाता है। अगर मेजॉरिटी ग्रुप का विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा तो वो अपनी चीज़ों को लगातार मनवाता चला जाएगा, करता चला जाएगा, उस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं रहेगा। बट इस चीज़ को इंक्लूड होने से, पावर को शेयर करने से, पावर शेयरिंग का रूल इंक्लूड करने से, वो मेजॉरिटी पार्टी जो है या कम्युनिटी जो है वह हमेशा अपने दायरे में रहता है और माइनॉरिटी को अपने साथ में लेकर चलता है। दूसरा है, इट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि मॉरल रीजन है। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, उसका इसका ये मॉरल रीजन है कि इट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही कहा गया है, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो 3 स्तरों में बटा हुआ है, जहां पर लेजिस्लेचर का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, जुडिशरी का अलग काम है, गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अफेयर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अफेयर्स हैं और लोकल गवर्नमेंट के अलग अफेयर्स हैं। पीपुल जो होती है, जनता जो होती है, जिसको बेस कहा जाता है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी जनता के ऊपर ही निर्भर है। तो पीपुल के पास यह अधिकार रहता है कि वह कैसे, जनता के पास ये अधिकार रहता है कि वो किस टाइप का रूल चाहती है और कौन उस पर रूल करेगा, वो भी चुनने का राइट किसके पास रहता है? जनता के पास रहता है। तो पावर शेयरिंग के ये 2 रीजन्स हैं। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इसके ये 2 रीजन्स हैं, पहला प्रूडेंशियल और दूसरा मॉरल। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग का फॉर्म्स। पावर शेयरिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। पावर को शेयर क्यों किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, पावर को शेयर इसीलिए किया जाता है, सबसे पहले इससे गवर्नमेंट का काम आसान हो जाता है। दूसरा है, लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों का जो रिक्वायरमेंट होता है, वो वही लोग सुलझा सकते हैं जो उनकी परेशानियों को समझते हैं। तो उनकी परेशानियों को कौन समझेगा? उनके धर्म का लोग, उनकी भाषा को बोलने वाला लोग, उनके बीच रहने वाला लोग। इसीलिए ये टॉपिक पावर शेयरिंग जो है, ये डेमोक्रेसी का एक मजबूत आधार स्तंभ माना जाता है। इसके भी बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, और जिसमें सबसे पहला टाइप है हमारा, पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गेन्स मतलब अंग। पावर को सरकार के विभिन्न अंगों में बांटा जाता है ताकि गवर्नमेंट का जो काम है, जनता के हित का काम वो अलग हो, नियम कानून बनाने का काम अलग हो, हाँ, और न्याय देने का काम अलग हो। इसीलिए हमारे देश में पार्लियामेंट के 3 ऑर्गेन्स होते हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा जाता है कि इन तीनों का वैल्यू हमारे सरकार में समान रूप से है। हाँ, ये तीनों का अपना अपना अलग एरिया है और सभी अपने अपने एरियाज में समान है। दूसरा आता है आपको
पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा पार्लियामेंट जहां पे हमारी सरकार काम करती है, हाँ, वहां इसे 3 लेवल में बांटा गया है। इस टाइप का सिस्टम आपको इंडिया में देखने को मिले, रिलीवेंट है। हमारा इंडिया जो है रिलीवेंट है इस टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक को लेकर के। सेकेंड टॉपिक में भी हम लोग आते हैं। सेकेंड लेवल को फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। फेडरलिज्म के बारे में आप क्लास 10 के ही सेकेंड चैप्टर में पढ़िएगा। हाँ, इसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री पे रूल करता है, पूरे देश के अफेयर्स को देखता है। दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसे केवल स्टेट के अफेयर्स से मतलब रहता है, उस राज्य विशेष से मतलब रहता है। और थर्ड आता है इसमें आपका लोकल गवर्नमेंट, जो किसी एक गांव विशेष से बिलोंग करता है। ये हो गया आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का अलग अलग कैटेगरी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये चीज आपको इंडिया में मिलेगा, ये चीज आपको यूएस में मिलेगा, बेल्जियम में मिलेगा। तीसरा टॉपिक है हमारा पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग सोशल ग्रुप सच एज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप। कहीं कहीं पे आप देखोगे, कहीं कहीं क्या हमारे इंडिया में ही जो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे एक समान भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं या एक समान धर्म को अपनाने वाले लोग रहते हैं, तो उसके लिए सरकार जो है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी बनाया हुआ है। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी के अंतर्गत कुछ सीट पार्लियामेंट में, कुछ सीट उस जाति नहीं, धर्म के और भाषा को बोलने वाले लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। उस सीट पर वही लोग खड़ा हो सकते हैं इलेक्शन में, दूसरा कोई नहीं खड़ा हो सकता है, जिससे वे लोग उस धर्म का या उस भाषा को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया क्यों? ताकि डच स्पीकिंग पर्सन, जिनकी संख्या वहां पे कहां थी, बेल्जियम में ज्यादा थी, बट रूल कौन कर रहे थे? जो फ्रेंच स्पोक करते थे वो रूल कर रहे थे। तो इसीलिए वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, ताकि डच स्पीकिंग पर्सन्स को भी, लोगों को भी, जनता को भी लगे कि हम भी सरकार के अंग हैं। लास्ट आता है पावर शेयरिंग कैन बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां या प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट, ऐसे आंदोलन, सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में आते हैं। सरकार में जहां सरकार काम करती है पार्लियामेंट में, वहां पे एक ऐसा भी पॉलिटिकल पार्टी होता है जो सत्ता में नहीं रहता है, जिसे हम अपोजिशन कहते हैं, विपक्ष कहते हैं, जिसका काम है सरकार को किसी भी काम के प्रति जागरूक रखना या सरकार की किसी भी गलत नीति का विरोध करना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन कहलाता है, उसका काम होता है कि सरकार को बराबर नॉक करना। हाँ, इन कॉमन लैंग्वेज आप कह सकते हो कि सरकार को वो याद दिलाते रहता है कि आपको जनता के हित में काम करना है, ये काम करना है। अगर गवर्नमेंट से कहीं मिस्टेक हो गया तो उस मिस्टेक पर वो लोग पार्लियामेंट में सरकार का उस तरफ ध्यान आकृष्ट कराता है। दूसरा है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप के अंतर्गत वो आ जाएंगे जो सरकार के लिए फंडिंग करते हैं। इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, आपने क्लास 9 में भी प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, तो इलेक्शन के समय में कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फंडिंग करते हैं, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा जुटाते हैं। तो बाद में जब वो पैसा क्यों लगाएंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पैसा क्यों लगाएंगे? ताकि उनके अंदर ये रहता है कि अगर ये पार्टी की सरकार बनती है तो भविष्य में चल करके मेरे बिजनेस को फायदा मिलेगा। इसीलिए जब सरकार बन जाती है तो वो प्रेशर ग्रुप हमेशा सरकार के ऊपर ये दबाव बनाते रहता है कि आप क्या कीजिए, मेरे किए हुए वादे को पूरा कीजिए।
प्रेशर ग्रुप के अंतर्गत एनजीओज भी आते हैं, बहुत सारे स्वयं सहायता समूह भी आते हैं जो बराबर गवर्नमेंट के ऊपर में दबाव बनाते रहते हैं। प्रेशर ग्रुप का मतलब ही वही होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर बना करके वैसा ग्रुप जो किसी गवर्नमेंट या किसी एरिया पर या किसी लोग के ऊपर में प्रेशर बनाए किसी काम को मनवाने के लिए, इसीलिए उनका नाम क्या बन गया प्रेशर ग्रुप बन गया। तीसरा आता है मूवमेंट, आंदोलन के द्वारा भी हम गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी से संतुष्टि नहीं है या हमें गवर्नमेंट से कोई बात मनवानी है, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान हमारी उस समस्या की तरफ नहीं जा रहा है, उसके लिए क्या किया जाता है? मूवमेंट किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। और भारत का इतिहास आंदोलनों का इतिहास रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा एसिड अटैक को लेकर के कानून पास हुआ। उसके बाद अगर किसी का रेप होता है तो उसके लिए सजाए मौत का कानून बना। तो ऐसा क्यों बना? क्या गवर्नमेंट का ये दिमाग का उपज था? नहीं, यह सफल हुआ। क्यों? ड्यू टू मूवमेंट्स। अगर आंदोलन नहीं होते तो आज ये सारी चीजें हमारे देश में लागू नहीं होती। आज आंदोलन नहीं होता तो हमारा भारत आजाद नहीं होता। तो मूवमेंट भी पावर शेयरिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब हम आते हैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर में। इसमें सबसे पहला है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि बेल्जियम से रिलेट है। इस चैप्टर में पढ़िएगा, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, मतलब वैसी सरकार जो एक ही भाषा को बोलने वाले लोगों के द्वारा चुनी जाती है, वो क्या कहलाएगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे बेल्जियम में डच स्पीक करने वाले लोगों ने, डच लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों ने सरकार चुनी थी, तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाता है। दूसरा है प्रूडेंशियल। मैंने एक टॉपिक बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? इसके दो रीजंस मैंने बताए थे, एक प्रूडेंशियल और दूसरा मॉरल। तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। मतलब यह एक निर्णय लेने का तरीका है जिसके अंतर्गत उस निर्णय से क्या नुकसान होने वाला है या उस निर्णय से क्या फायदे होने वाले हैं, इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो यह जो प्रोसेस के दौरान होता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रूडेंशियल कहलाता है। तीसरा है आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसके विषय में मैंने आपको यहां भी बताया है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज वैसे पर्टिकुलर लैंग्वेज या जाति या धर्म के लोगों के लिए बनाया जाता है जिनकी संख्या कम है, और अगर जनरल इलेक्शंस हो तो वो इलेक्शन वो पर्टिकुलर लैंग्वेज या रिलीजन या जाति का लोग नहीं जीत सकता है। जैसे अगर पूरे इंडिया में अगर अभी मान के चलिए आप कि ईसाइयों के लिए अगर नहीं रहता रिजर्वेशन किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तो वो इलेक्शंस नहीं जीत पाते। हाँ, किसी भी SC या ST के लिए अगर रिजर्व सीट नहीं रहता तो वो इलेक्शन में खड़े भी होती तो जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। आज महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकल गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक है। यह क्यों पॉसिबल हुआ? ड्यू टू रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब उनके लिए एक जगह, चाहे वो MP का इलेक्शन हो, चाहे वो MLA का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, उन पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए वह सीट रिजर्व कर दिया जाता है कि उस सीट पर उस व्यक्ति के, उस जाति या धर्म या भाषा के व्यक्ति के अलावा और कोई खड़ा नहीं हो सकता है। लास्ट आता है आपको कोलिएशन गवर्नमेंट। तो कोलिएशन गवर्नमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी देश में इलेक्शन होता है, अगर वहां पे 100 सीट है जिस पे चुनाव होने हैं, हाँ, तो किस पार्टी की सरकार बनेगी? वैसी पार्टी जो 50% से एक सीट ज्यादा
हाँ, 50% से एक सीट ज्यादा जो पार्टी जीतेगी वही पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है। अब मान के चलिए 4 पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हुई, ए, बी, सी और डी। हाँ, ए को 30 सीट मिला, बी को 35 सीट मिल गया, सी को 10 सीट मिला और डी को कितने हो गए? हाँ, 25 सीट मिला। अब ये चारों में से कोई सरकार बना सकता है? नहीं बना सकता है। सरकार बनाने के लिए अगर 100 सीट है तो उसका 50% हो गया 50, और उसमें एक ऐड कीजिए, कितना सीट चाहिए? 51। तो सरकार बनाने के लिए टोटल 51 सीट चाहिए। लेकिन यहां जो हमारी 4 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनमें से किसी को ये 51 सीट्स नहीं मिला। तब क्या करेगा? 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलेगा आपस में, और मिल करके वो जो सरकार बनाएगा वही क्या कहलाएगा? कोलिएशन गवर्नमेंट। सबसे मान लीजिए मैक्सिमम सीट कौन जीता? बी के पास 35 सीट्स हैं, लेकिन अगर ए, सी और डी ये तीनों मिलके अगर तीनों मिल जाता है तो ए, सी और डी अगर मिल जाता है तो इनके पास टोटल कितने सीट्स हो गए? 65। और ये तीनों मिल जाएगा, इसको छांट देगा और ये तीनों मिल जाएगा और क्या बना लेगा? गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि तीनों मिला के कितना सीट जीत लिया? 65। बहुमत कहां पे है? 51। तो ये सीट इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम तीनों मिलके सरकार बनाएंगे। इसी टाइप की सरकार को हम क्या बोलते हैं? कोलिएशन गवर्नमेंट। व्हेन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय मोर देन टू और मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज इज नोन एज कोलिएशन गवर्नमेंट। तो ये था आपका चैप्टर। इससे रिलेटेड नोट्स भी आपको हम डाल देंगे, और बेस्ट ऑफ लक।